नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ योगेश में। ये मैथ पेडागोगी का पार्ट 8 है और आज का टॉपिक है पाठ योजना, उसकी महत्व, उसके चरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एक दो प्रश्न हर साल बनते हैं। और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, बाद में आपको 10 प्रश्न इससे रिलेटेड दिए गए हैं। तो देखिए, तो टॉपिक पे आते हैं। पाठ योजना का महत्व। पाठ योजना के क्या महत्व होते हैं, ये पॉइंटों में ध्यान कर लीजिए। बस विकल्प बन जाते हैं पाठ योजना की क्या महत्व है। 4 विकल्प देता है, इसमें एक सही होता है, 3 गलत होते हैं। तो हमको जो महत्व, सही महत्व होता है वो चुनना होता है। तो हमें थोड़ा सा महत्व जानकारी होना जरूरी है। तो इससे क्या होता है, इससे उद्देश्यों की स्पष्टता प्रकट होती है। जो पाठ योजना की इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन, लेसन के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं क्या, आखिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो क्यों हम पाठ योजना बनाते हैं, क्या ज़रूरत है। जब हम जाते हैं, ट्रेनिंग करने जाते हैं किसी स्कूल में 1 महीने के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए वो लगता है हमारा, तो हम पाठ योजना लेसन प्लान बना के जाते हैं। क्यों, तो इससे एक तो नंबर 1 उद्देश्यों की स्पष्टता प्रकट होती है। नंबर 2, इससे शिक्षक में आत्मविश्वास पैदा होता है। यदि पहले से रूपरेखा तैयार कर लेता है, आज मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या होमवर्क देना है, तो इससे जो है शिक्षक एकदम क्लियर रहता है कि आज मुझे क्या करना है। अगर उसके पास कोई लेसन प्लान नहीं होता तो पहले तो वो जाता है क्लास में, फिर सोचता है आज बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए। तो इससे जो है काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं और इससे समय का उचित उपयोग भी होता है। 30 मिनट का यदि पीरियड है आपका, 25 मिनट का पीरियड है, तो उसका सही उपयोग हो जाएगा। अब पता चलता है आपके पास लेसन प्लान नहीं है तो आपके 10-15 मिनट आपको सोचने में निकल जाते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे कठिन विषय वस्तु को सरल बनाया जा सकता है। इससे बच्चों में विचार, तर्क, निर्णय एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये थे महत्वपूर्ण जो उपयोग थे। अब पाठ योजना से संबंधित अध्यापक का ज्ञान कैसा होना चाहिए, ये इसके पॉइंट है। 3-4 पॉइंट देख लीजिए। अध्यापक को पाठ्य वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापक को उद्देश्यों के निर्माण का ज्ञान होना चाहिए, और अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। ये 4 पॉइंट हैं। कह रहा है कि पाठ्य वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, वो जिस वस्तु को पढ़ाना जा रहा है तो वो चाहे पहले उसको कहानी के माध्यम से शीर्षक उसका पढ़ा दे, फिर उद्देश्यों का निर्माण का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये एकदम क्रम से भी याद रखिएगा तो भी फायदा होगा। और अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पाठ योजना की प्रक्रिया। इससे क्वेश्चन बनता है और इसे क्वेश्चन ये बनता है, इसके क्रम दे देता है उल्टे सीधे, और इसके क्रम पूछ लेता है, इसका पहला दूसरा क्रम होगा या तीसरा पहला क्रम होगा या दूसरा पहला क्रम होगा। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो आपको विध क्रम के अनुसार आपको याद करने हैं। तो देखिए, जो पाठ योजना की प्रक्रियाएं होती हैं, वो सबसे पहली प्रक्रिया का क्या होता है, चरण। उसमें उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करें। नंबर 2 होता है विषय वस्तु का चुनाव एवं संगठन करना। नंबर 3 होता है शिक्षण विधियों एवं क्रियाकलापों का चुनाव करना। और सबसे लास्ट में होता है बच्चों का मूल्यांकन करना। ये होती है प्रक्रिया। अब इसके चरण भी क्या होते हैं, ये भी देख लीजिए। पाठ योजना के 5 चरण होते हैं और 4 प्रक्रियाएं होती हैं। 4 प्रक्रियाओं में पूरा जो है शिक्षण कंप्लीट होता है और 5 चरणों में कंप्लीट होता है। उसके 5 चरण होते हैं काम करने के। सबसे पहले होती है तैयारी करना। दोस्तों देखिए, इनको क्रम से याद रखना, तभी इनका आपको नंबर मिल पाएगा। इनसे प्रश्न बनते ही ऐसे हैं, इनका क्रम उल्टा सीधा दे देता है और पूछ लेता है कि पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसकी तैयारी करना पाठ योजना की, इसके बाद प्रस्तुतिकरण करना, इसके बाद चौक बोर्ड का कार्य करना, इसके बाद पुनरावृत्ति करना, फिर गृह कार्य। यानी कि पहले तैयारी करना अपने आप में, फिर उसका प्रस्तुतिकरण अपने लेसन प्लान में, फिर जो प्रस्तुतिकरण किया उसमें चौक बोर्ड कार्य करना। ठीक, चौक बोर्ड कार्य करने के बाद, समझा देने के बाद, पढ़ा देने के बाद, फिर उसका एक बार रिवीजन यानी पुनरावृत्ति करवाना। उसके बाद सबसे लास्ट में होता है होमवर्क देना। ठीक, गृह कार्य। तो ये हैं 5 चरण। अब देखिए, आता है अगला टॉपिक, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, देखिए सूक्ष्म शिक्षण कोई विधि नहीं है। अब आप कहेंगे विधि नहीं है तो क्या है, देखिए सूक्ष्म शिक्षण कोई विधि नहीं है, यह भावी अध्यापकों के शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने की क्रिया है। क्या है, प्रभावशाली बनाने की क्रिया। इसके अंतर्गत पाठ की लंबाई कम कर दी जाती है, पाठ पढ़ाने का समय कम कर दिया जाता है एवं विद्यार्थियों की संख्या कम कर दी जाती है। ये होता है सूक्ष्म शिक्षण। इससे थोड़ा प्रभावशाली होता है सूक्ष्म शिक्षण जो होता है। इससे कोई चीज़ है अगर जैसे लंबी है और वो उसको पढ़ने में बच्चों को बोर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर छोटे छोटे समय में उसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा के थोड़ा थोड़ा काम देके
लंबाई कम करके, समय कम करके, बच्चों की संख्या कम करके पढ़ा सकते हैं। तो इससे जो है क्लास जो है बोरिंग नहीं होती है और एकदम कार्य एकदम सटीक और सही होता है। तो ये कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण। अब एक प्रश्न बनता है, सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो उत्तर होगा ड्वाइट एलन ने। कब किया था? 1963 में। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं यहाँ से। पिछले साल में जो आए हुए प्रश्न है, नंबर 1 डैश कैलकुलिया संबंधित है। तो देखिए डिसकैलकुलिया से मतलब आप ले लीजिए कैलकुलिया। यहाँ कैलकुलिया शब्द आया है और कैलकुलिया का शब्द से आप ले लीजिए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और कैलकुलिया और कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर का उपयोग आप कहाँ करते हैं? संख्या को जोड़ना, घटाना, भाग करना, गणना करनी, तो इनका यूज करते हैं आप कैलकुलेटर का इन सब में। तो बस कैलकुलेशन समझ लीजिए, जब कैलकुलेशन शब्द आया तो समझिए कुछ गणितीय संबंधित चीज़ें जो हैं उसकी अक्षमता से जो समस्या हो वही है डिसकैलकुलिया। ये एक बीमारी है जिसको पढ़ने की संख्याओं को पढ़ने की समस्या हो, गणित ना आती हो, गणित लिखने पढ़ने की समस्या हो, गणित से संबंधित कोई भी समस्या हो, वो कहलाता है डिसकैलकुलिया। तो आपका इसमें हो जाएगा लेखन क्षमता से या वाचन क्षमता से या संख्याओं के परिकलन की समस्या से या दृश्य स्थानिक समस्या से। तो ना लेखन क्षमता होगा ना वाचन क्षमता। लेखन क्षमता के लिए होती है डिसग्राफिया। क्या होता है? डिसग्राफिया। ग्राफिया, आप देखिए इसमें ग्राफिया शब्द आ गया। और जब ग्राफ का शब्द का यूज करते हो तो आप जब किसी चीज़ का ग्राफ बनाते हो तो उसमें कॉपी पेन का यूज करते हो, और जब कॉपी पेन का यूज करते हो तो यानी कि लिखते हो, यानी ग्राफ शब्द आ गया, समझ लो लेखन क्षमता। तो जब डिसग्राफिया आया तो लेखन क्षमता से, ठीक। और जब समस्या संख्याओं की समस्या आ जाए, परिकलन की समस्या आ जाए, तो वो कहलाता है डिसकैलकुलिया, यानी कि कैलकुलेशन, संख्याओं की गणना। तो उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पाठ योजना की प्रक्रिया पर विचार कीजिए। अब देखिए ऊपर हमने दिया हुआ था, अब इसमें पूछेगा पहले ABCD या DCAB या CBAD। अब 4 ऑप्शन दे देगा। अब आपको क्रम चुनना है इसका। तो पहले क्रम में देखो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि बच्चों का मूल्यांकन करना तो सबसे लास्ट में आ जाता है, बच्चों का मूल्यांकन सबसे अंत में होता है। तो ये तो सबसे लास्ट में रख दीजिए इस तरीके से। पहला क्या होता है? पहला होता है विषय वस्तु के चुनाव एवं संगठन करना। क्या होता है ये? देख लीजिए आप लोग, अभी मैंने ऊपर बताया है, ये इस तरीके से आपका प्रश्न पिछली बार आया भी है। ये रहा आपका, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करें, फिर विषय वस्तु का चुनाव करें, फिर शिक्षण विधियों क्रियाकलापों का चुनाव करें और अंत में क्या करें? मूल्यांकन करें। तो देखिए उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को, अब देखिए उद्देश्यों एवं लक्ष्यों वाला विकल्प इसमें कहाँ है? तो वो हो जाएगा पहला क्रम। ये रहा आपको उद्देश्य एवं लक्ष्य परिभाषित करना, तो ये सी। और लास्ट में आपका होता मूल्यांकन करना, तो लास्ट में पहुंच जाएगा बी। तो सी और बी तो क्लियर हो गए। अब देखिए फिर इसके बाद आता है विषय वस्तु के चुनाव का संगठन करना, तो ए हो जाएगा और फिर हो जाएगा ये। तो आपका विकल्प हो जाएगा CADB। ये हो जाएगा क्रम हो जाएगा ये, ठीक। आपको 4 विकल्प बनेंगे, उससे मैंने उत्तर वाला विकल्प दे दिया कि सी पहले नंबर पे आ जाएगा। सी यानी कि पहले उद्देश्य एवं लक्ष्य परिभाषित करेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे? विषय वस्तु के चुनाव एवं संगठन करेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे? ये शिक्षण विधियों और क्रियाकलापों का चुनाव करेंगे और सबसे लास्ट में बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। अब आता है तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस कथन से पता चलता है कि बच्चों में गणितीय सोच का विकास हो रहा है? नंबर 1, जब बच्चे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को गणित समझ से जोड़कर आनंद लेते हैं, गणित संबंधी चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपने अपने तर्क की पुष्टि के लिए तर्क देते हैं, या उपरोक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि प्रश्न पूछा गया कि किस कथन से पता चलता है कि बच्चों में गणितीय सोच का विकास हो रहा है? तो भैया चाहे बच्चे दैनिक जीवन से अनुभवों को जोड़ें या गणित संबंधी चर्चा करें या अपने तर्क की पुष्टि के लिए तर्क दें, ये सभी ही तर्क जो भी तीनों ऑप्शन है इनसे सभी से गणित का ज्ञान का बोध होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चौथा प्रश्न, गणित के एक शिक्षक ने बच्चों को खुद का झंडा बनाने और उसमें रंग भरने को कहा। गतिविधि के द्वारा शिक्षक बच्चों को क्या समझाना चाहता है, क्या कहना चाहता है? तो देखिए जब गणित संबंधी कोई चीज़ आ जाए तो भैया वो कोई गणित से संबंधित कोई चीज़ समझाना चाहता है, इसलिए वो कोई क्रियाकलाप कह रहा है। अगर यही प्रश्न आ जाता कि हिंदी में या प्रश्न आ जाता हिस्ट्री में या साइंस में तो उसका अलग विकल्प हो जाता है, लेकिन यहाँ विकल्प हो जाएगा आपका कि मैं भिन्न की अवधारणा की समझ विकसित करना चाहता है। ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए गणित में सन्निकटता यानी समीपता, अप्रोक्सीमेशन और इष्टीकरण यानी ऑप्टिमाइजेशन है, अनुमान लगाने के कौशल, स्थिति विश्लेषण के कौशल, अमूर्तता के कौशल या सादृश्यता के कौशल। तो उत्तर हो जाएगा अनुमान लगाने के कौशल।
यानी कि जब कोई मान बिल्कुल क्लियर पॉइंटों में ना आए, सन्निकट या आसपास आए, तो उसका क्या मतलब होता है? अनुमान लगाने के कौशल। ठीक। और अगला प्रश्न है, दशमलव की अवधारणा समझने के लिए बच्चों में को पूर्व ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी बच्चों को आप दशमलव पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी बच्चों को दशमलव समझाना है, तो सबसे पहले उसको ज्ञान होना चाहिए संख्या पद्धति का। और संख्या पद्धति में वो भी कायगा होना चाहिए स्थानीय मान का। कायगा स्थानीय मान का। तो बच्चों, यदि आप भिन्न वाले सवाल समझाना चाहते हैं, भिन्न वाले 1.1 समझाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इनका स्थानीय मान निकालना सिखाइए। ये होता है क्रम। तो यही प्रश्न पूछा है कि दशमलव की अवधारणा समझने के लिए बच्चों में को पूर्व ज्ञान होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा स्थानीय मान का। ठीक। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, तो उत्तर हो जाएगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विशेष समूह को कैसे संभालना चाहिए? ये विकल्प हैं आपके, अब पढ़ लीजिए। इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। सी नंबर का है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को किस तरीके से समूह बनाना चाहिए। तो ऐसा समूह बनाना चाहिए ताकि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ बिठाया जाए एक समूह में, ताकि एक दूसरे से वो सीख सकें। ये हो जाएगा आपका विकल्प सही, सी नंबर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है? तो आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, बच्चों का अन्वेषण में लगना। अन्वेषण क्या कहलाता है? अन्वेषण यानी कि खोज करना कहलाता है अन्वेषण। तो बच्चों को में अन्वेषण में लगना ये हो जाएगा आपका कि कौन सा कार्य गतिविधि है। तो ये एक गतिविधि के तहत कार्य होता है। जब बच्चे कोई नया कार्य सीखेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, तो ये एक गतिविधि के तहत ही करेंगे। पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसको तैयार करेंगे, इसकी विश्लेषण करेंगे, इसके बाद प्रयोग करेंगे। ठीक। अगला है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, शिक्षण बनाना, बजट बनाना। तो देखिए भैया, योजना बनाना भी शिक्षक का काम है। जब कोई 5 योजना बनाता पढ़ाता तो वही 5 योजना बनाता है। मार्गदर्शन बच्चों को करना भी शिक्षक का काम है, शिक्षण करना भी। लेकिन बजट बनाना वित्त विभाग का काम है, ये शिक्षा विभाग का काम नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा डी। कैसा लगा वीडियो? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। जो प्रश्न ऐसे तो नहीं आएंगे सेम टू सेम, पेडागोगी जो होती है, लेकिन इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। यदि आप ऐसे प्रश्न हल कर लेते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। बस अगली वीडियो में शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, आगमन विधि, निगमन विधि और उनकी कौन सी उसमें विधि का उपयोग होता है, सूक्ष्म से सरल की ओर कौन उपयोग होता है और उसके क्या हानि और क्या लाभ हैं, इससे प्रश्न बनते हैं, बहुत हर बार बनते हैं, मैंने देखे हैं सीटेट के पिछले पेपर। तो आगमन निगमन विधि आपको अगले वीडियो में मिलेगा, उससे महत्वपूर्ण संबंध जो पिछले सालों में आए हुए प्रश्न हैं वो भी मिलेंगे। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो मुझे बताइए जरूर क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और अपने जायज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पेपर हो जाने के बाद चाहे आप भले ही सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।